नमस्कार दोस्तों, मैं राघव एक बार फिर से स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल एडवांस क्लासेस 2.0 पर। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि एसएससी सीजीएल 2025 का एग्जाम ड्यू है 13 अगस्त से। तो यानी आप आज से अगर काउंट करें तो आपके पास सिर्फ एग्जैक्ट एक महीना बचता है। तो यानी आप लास्ट के इन 30 दिनों में क्या करेंगे? तो मोस्टली जो बच्चा करता है वो होता है क्या, मतलब जो करता है और उसको जो करना चाहिए लास्ट के 30 दिनों में 30 मॉक टेस्ट देना। तो आज की इस वीडियो में हम यही देखेंगे कि किस तरीके से हमें मॉक टेस्ट को देना चाहिए, क्या क्या चीजों को हम ध्यान में रख सकते हैं मॉक टेस्ट को देते समय, और जो उसका सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है किसी मॉक टेस्ट को देने का कि एनालिसिस का पार्ट, कि एनालिसिस कैसे करते हैं, क्योंकि एनालिसिस सबसे जरूरी है। आप कितने भी मॉक टेस्ट दे लें उससे आपका कोई भी फायदा नहीं होने वाला। जब तक आप उसका एनालिसिस नहीं करेंगे, अपनी कमियों को फाइंड आउट नहीं करेंगे, आप अपने स्कोर को इम्प्रूव नहीं कर पाएंगे। तो इस वीडियो में हम यही देखेंगे कि किस तरीके से हमें वो चीज करनी चाहिए, और ये पूरी वीडियो की वो मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस पर ही बेस्ड होगी कि मैं कैसे करता था, किन चीजों की वजह से मैं कम मॉक टेस्ट देके ही एक अच्छा सिलेक्शन ले पाया हूँ। वो सारी चीजें हम देखेंगे इस वीडियो में। ठीक है, तो शुरू करते हैं फिर आज के हम इस वीडियो को। एजेंडा आप लोग हमारा समझ गए होंगे। तो ये आपका है एजेंडा कि 30 डेज मॉक टेस्ट चैलेंज, कि 30 दिनों में हमें कितने मॉक देने हैं और उनको किस तरीके से देना है वो देखेंगे। मेरी मॉक टेस्ट स्ट्रेटेजी, मेरी क्या स्ट्रेटेजी रहती थी, वो मैं आप लोगों से आज इस वीडियो में पूरा शेयर करूंगा। क्योंकि 1 मॉक टेस्ट अ डे कैन चेंज योर गेम, हेयर हाउ टॉपर्स डू। यानी हर दिन एक मॉक टेस्ट देना और उसको अच्छे से एनालिसिस करके अपनी गलतियों को निकालना, और 30 दिन तक अगर आप ये कंटिन्यू करेंगे तो आप अपना एक बहुत अच्छा जंप देखने को मिलेगा आपको अपने स्कोर में। ठीक है, तो यही रहेगा आज का एजेंडा। शुरू करते हैं वीडियो को। जो भी वीडियो में क्या क्या चीजें हम डिस्कस करने वाले हैं वो थोड़ा सा मैं बता देता हूं। सबसे पहले तो मॉक टेस्ट को लेके कुछ जो जनरल क्वेश्चंस होते हैं एस्पिरेंट के माइंड में, अगर आप रिपीटर हैं तो आपको तो ये चीज पता ही होगा, अगर लेकिन आप फ्रेशर हैं तो ये चीजें आपको बहुत ज्यादा जानना जरूरी है। अगर बाई चांस आप रिपीटर भी हैं तो आप यहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं वीडियो को कि कैसे अटेम्प्ट करें कि और कैसे एनालिसिस करें, ताकि आप अपने से कंपेयर कर पाए कि मैं इस तरीके से कर रहा हूं। और आपको अगर कोई चीज नई चीज मिलती है तो उसको भी ले सकते हैं कि हमें ये चीज नहीं देखने को मिली इस बार, ताकि आप अच्छे से इस बार देख पाए एग्जाम को। ठीक है, तो ये दो चीज मेरा वे, मैं किस तरीके से अटेम्प्ट करता था, किस तरीके से एनालिसिस करता था वो बताऊंगा, और कॉमन एरर्स कि मॉक टेस्ट को देते समय बच्चे क्या क्या गलतियां करते हैं वो सारी चीजें। ये थोड़ा सा बहुत छोटा पॉइंट रहेगा, क्योंकि ये जो पॉइंट है वीडियो के एंड तक आते आते इन तीनों पॉइंटों में डिस्कस ऑलरेडी हो चुका होगा। तो ज्यादा हम इस पर डिस्कस नहीं करने वाले हैं। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से हमारा आज का वीडियो चलने वाला है। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं थोड़ा सा एक टॉपिक पर डिस्कशन करना चाहूंगा, वो है आपका एग्जाम पैटर्न चेंज का। तो जैसा कि आप सभी को पता है, विभिन्न सोशल मीडिया स्रोतों के माध्यम से आपको खबर में आ रही होगी कि इस बार जो एसएससी का वेंडर है वो मोस्ट प्रोबेबली टीसीएस तो नहीं है। जो अभी हाल ही में आंसर की आई थी डिपार्टमेंटल एग्जाम की, उसमें उससे हर किसी को पता पड़ रहा है कि हाँ, इस बार टीसीएस पेपर नहीं लेने वाला, और ये मोस्ट प्रोबेबली होगा ही होगा, क्योंकि साथ में रेलवे का भी एग्जाम है। रेलवे और एसएससी के पैरेलल एग्जाम चलेंगे, और कंडक्टिंग बॉडी जो होती थी टीसीएस ही होती थी, तो टीसीएस दोनों बोर्ड के एग्जाम तो एक साथ नहीं करा सकती। तो इससे सीधा सीधा पता चल जाता है कि इस बार वेंडर टीसीएस नहीं है। तो इस वजह से यूट्यूब पर काफी हवा बनी हुई है, बच्चों में एक डर का माहौल पैदा किया जा रहा है कि नया वेंडर है तो चीजें बदलेंगी, एग्जाम पैटर्न बदलेगा, बहुत चीजें बदलेंगी, बहुत चीजें ऊपर नीचे होंगी। ऐसा करके बच्चों को सिर्फ डराया जा रहा है। बाकी आप रियल में देखेंगे तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा, क्योंकि मैं आपको थोड़ा सा सिर्फ 2 क्वेश्चन आपके दिमाग में रखूंगा, बस ज्यादा बातें नहीं, सिर्फ 2 बातें। सबसे पहली तो यही कि क्या एग्जाम पैटर्न चेंज होगा। अब मैं देता हूं इसका जवाब। देखिए, जब 2018 में टीसीएस आया था तो 2018 से पहले के सवाल और 2018 के बाद के सवालों में कितना चेंज आया? क्या 10 से 20 का चेंज आया? नहीं। क्या चेंज आया? 1920 का, बस 19-20 का फर्क आया, ज्यादा नहीं। पहले अगर कोई चीज सरल पूछी जा रही थी तो उसमें सिर्फ थोड़ी सी कैलकुलेशन डाल दी गई, बाकी ज्यादा कुछ नहीं हुआ। तो क्या इस बार भी ऐसा होगा कि 10 से 20 चीजें कर दी जाएंगी? तो मुझे नहीं लगता कि 10 से 20 होगा, 19-20 फर्क आ जाएगा। उससे हमें डरने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, क्योंकि वो होगा सबके लिए होगा, और 19-20 का फर्क ज्यादा नहीं है। ठीक है ना। और बाकी जो भी नई बॉडी आती है एग्जाम कंडक्टिंग, वो यही देखती है कि इस एग्जाम में पहले कैसे क्वेश्चन पूछे जाते थे, वो हमेशा प्रीवियस ईयर ही उठाएगा और उसी के बेस पर नए क्वेश्चंस
बनाएगा। और ज्यादा से ज्यादा नए क्वेश्चंस आपके होंगे, कितने भी होंगे, 10%, 15%, 20%, इतने ही नए क्वेश्चन होंगे। 80% क्वेश्चन आपको पुराने ही देखने को मिलेंगे। तो आपको ये डरने की बात बिल्कुल नहीं है कि एग्जाम पैटर्न चेंज होगा, बिल्कुल नहीं होने वाला। सिर्फ 19-20 का फर्क आएगा, बाकी ज्यादा फर्क बिल्कुल नहीं आएगा। उसके बाद चेंज होगा तो क्या होगा? चेंज होगा सिर्फ एग्जाम का इंटरफेस। एग्जाम का इंटरफेस चेंज होगा कि भाई जो चीज, यानी आप ये समझ लीजिए कि दो प्रोडक्ट हैं, एक कंपनी पहले एक प्रोडक्ट देती थी, फिर दूसरी कंपनी उसी प्रोडक्ट को देने आ गई, तो किसी नए तरीके से प्रेजेंट कर देगी आपके सामने। बाकी जो चीज है, वो जो प्रोडक्ट है, वो तो सेम ही रहेगा ना। मान लीजिए एक बिस्कुट है आपका, वो भी उसी दूसरी एक कंपनी में निकाल रही है, दूसरी कंपनी में निकाल रही है, चीज तो वो वही है। अंतर क्या है कि कपड़ों का अंतर है, यानी वो नए तरीके से दे रही है, वो नए तरीके से दे रही है। बस यही आपका फर्क रहने वाला है। एग्जाम पैटर्न बिल्कुल सेम रहेगा, इंटरफेस चेंज रहेगा। तो आप इसके लिए थोड़ा सा तैयार रहे, अपने माइंड में एक इमेज बनाकर चले कि हाँ, हम अब तक यूज्ड टू थे जिस तरीके के एसएससी के एग्जाम देने में, वैसा अब नहीं रहेगा। कुछ नए तरीके का माहौल मुझे देखने को मिलेगा, कुछ नए रंग मिल जाएंगे, कुछ नए तरीके का बटन मिल जाएगा, कोई नई तरीके की भाषा मिल जाएगी, लेकिन उन सबकी जो बेसिक चीज होगी, फंडामेंटल होगा, वो हमेशा सेम रहेगा, क्वेश्चंस का भी और उस इंटरफेस का भी। तो ये चीज आप मेरी जरूर ध्यान रखें कि यूट्यूब की हवा में बिल्कुल भी ना आए, बिल्कुल भी ना घबराएं। सिर्फ अपने प्रैक्टिस पर फोकस करें, अपने मॉक टेस्ट और उनके एनालिसिस पर फोकस करें। बाकी आप यूट्यूब वगैरह से दूर रहें, उन वीडियो से दूर रहें, तो आपका ही इसमें फायदा होने वाला है। ठीक है, तो ये बात आपको मेरी समझ में आ गई होगी। अगर आप इससे किसी भी प्रकार से असहमत हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें, और अगर सहमत हो तो थम्स अप जरूर करें। तो ये जो डिस्क्लेमर था, मैं थोड़ा सा देना चाहता था, ताकि बच्चे बिल्कुल भी घबराए नहीं वीडियो के स्टार्टिंग से। ठीक है, अब शुरू करते हैं हम स्टार्टिंग से वीडियो को बिना किसी देरी के। तो सबसे पहले जनरल क्वेश्चन डिस्कस करूंगा मैं आपके सामने, जो भी किसी भी मॉक टेस्ट को देते वक्त, मॉक टेस्ट को देने से पहले एक एस्पिरेंट के माइंड में आते हैं। एज अ एस्पिरेंट मैंने खुद को रख के सोचा, जब मैं तैयारी करता था, कि मेरे दिमाग में क्या क्वेश्चन आएंगे किसी भी मॉक टेस्ट को लेके। तो वो सारे क्वेश्चन मैंने यहाँ पे दे दिए। तो मुझे यही 4 क्वेश्चन मिले कि सबसे पहली बात है कि कितने मॉक टेस्ट मुझे देने चाहिए, इसका जवाब। तो इसका मैं अगर आपको जवाब दूं तो आपके पास 30 दिन है, 1 महीना बचा हुआ है, तो आइडली आपको 30 मॉक टेस्ट तो देने ही देने हैं हर दिन, यानी हर दिन आपको 1 मॉक देना ही देना है। उसके बाद थोड़ी सी आप अपने आप को पुश करेंगे। अगर एग्जाम पैटर्न थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होता है तो उसके हिसाब से अपने आप को डालने की भी कोशिश करनी है। उसके लिए आप इसमें 15 मॉक और जोड़ सकते हैं, यानी 30 से 40, 45 इतने मॉक टेस्ट आपको देकर जाने हैं अपने पेपर से पहले। अब ये देने किस तरीके से हैं, ये मैं अभी थोड़ी देर में आपको बता दूंगा। 30 जो होंगे वो प्रीवियस ईयर पेपर्स होंगे, यानी प्रीवियस ईयर में जो क्वेश्चंस आए हैं, प्रीवियस ईयर में जो पेपर्स हुए हैं, वो सारे मॉक टेस्ट होंगे। और 15 जो मॉक टेस्ट होंगे वो आपके न्यू मॉक टेस्ट होंगे। यानी अगर एग्जाम पैटर्न थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होता है, उसके हिसाब से हम खुद को पहले से ही डाल के चलें। इसलिए हम 15 मॉक टेस्ट एज अ अल्टरनेट डेज पर हम पहले से ही करके जाएंगे। तो पहले सवाल का जवाब आपको मिल गया, 30 से 40-45 मॉक टेस्ट आपको देने हैं कम से कम। ठीक है, अब दूसरा सवाल आता है कि किस प्लेटफॉर्म पर देने हैं। भाई देखिए, आप किसी भी प्लेटफॉर्म पर दे सकते हैं। जो सबसे ज्यादा प्रचलन में प्लेटफॉर्म है आज के टाइम पे, वो आपका टेक्स्ट बुक है। तो आप टेक्स्ट बुक पर दे सकते हैं। अच्छा इंटरफेस है इनका, सिंपल इंटरफेस है, तो इस पर आप अपना मॉक टेस्ट की प्रैक्टिस कर सकते हैं। और मेरी मानिए, अगर आपके पास टेक्स्ट बुक का है या किसी का भी है, तो किसी एक प्लेटफॉर्म का और ले सकते हैं। एक का कम से कम होना ही चाहिए, किसी एक का और ले सकते हैं, किसी का भी ले लीजिए, ओले बोर्ड का ले लीजिए या आरबीई का ले लीजिए, किसी की भी मॉक टेस्ट सीरीज ले सकते हैं। और भाई इतना तो आप अफोर्ड कर सकते हैं, क्योंकि मॉक टेस्ट सीरीज इतनी महंगी नहीं होती। 200-300 रुपए में आपको पूरे सारे टेस्ट अनलॉक हो जाते हैं और काफी साल भर के लिए हो जाते हैं। तो इतना तो आप कर ही सकते हैं। इससे क्या होगा, आपके पास एक और प्लेटफॉर्म हो जाएगा। यानी अगर आपकी चीजें बदलती हैं, माहौल बदलती है, उसी हिसाब से आप अपने आप को ढाल लेंगे। ठीक है ना। तो 2 प्लेटफॉर्म के मैक्सिमम मॉक टेस्ट आप लगा सकते हैं। बाकी सैटरडे संडे बहुत सारे प्लेटफॉर्म के लाइव फ्री मॉक चलते रहते हैं, तो उनको भी दे सकते हैं आप। वरना यहाँ पर आपकी सीरीज आपकी अनलॉक हो ही जाएगी। 2 से ज्यादा बिल्कुल नहीं देना है, काफी है 2, मिनिमम 1, मैक्सिमम 2, बस इतने ही। ठीक है, तो ये हो गया दूसरा क्वेश्चन, कौन सा प्लेटफॉर्म। अब आता है तीसरा क्वेश्चन, किस डिवाइस पर देने हैं। क्योंकि बहुत से बच्चों के दिमाग में सवाल आता है कि भाई किस पर मॉक टेस्ट दूं, मैं फोन पे दूं या लैपटॉप पे दूं, फोन पे दूं या लैपटॉप या डेस्कटॉप पर दूं, किस पे दूं। अब देखिए, मेरा मानना तो यही है कि आप मॉक टेस्ट दें। आपका पेपर कहाँ होगा, पेपर होगा डेस्कटॉप पे ही होगा। तो आप पेपर
जो भी घर पे मॉक देंगे वो किसी लैपटॉप या डेस्कटॉप पर ही दें, ताकि आप एग्जाम के अनुसार खुद को ढाल पाए। ठीक है, क्योंकि जब हम लैपटॉप या डेस्कटॉप पर पेपर देते हैं तो उसका माहौल थोड़ा अलग होता है। फोन पर जब हम मॉक टेस्ट लगाते हैं तो उसका माहौल थोड़ा सा अलग होता है। फोन पर तो हम सिंपल इधर क्लिक किया आगे बढ़ गए, क्लिक किया आगे बढ़ गए, तो हमारी जल्दी जल्दी रहता है चीजें। जब लैपटॉप वगैरह पर देते हैं तो हमारा थोड़ा सा टाइम जाता है क्लिक वगैरह करने में, थोड़ा माउस का सर्वर भी लैग करता है एग्जाम में, तो वहां पर भी कुछ ना कुछ टाइम हमारा जाया होता है। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि लैपटॉप या डेस्कटॉप पे ही दें। अगर आपके पास नहीं है तो किसी दोस्त वगैरह से अफोर्ड कर सकते हैं, 1 महीने 1.5 महीने की बात है। अगर फिर भी नहीं हो पा रहा है तो आप फोन से दे सकते हैं, कोई इश्यू नहीं है। लेकिन फोन से देते वक्त आपको एक चीज ध्यान रखनी है, आपको 5 मिनट छोड़ देने हैं बस। इसका मतलब क्या है 5 मिनट छोड़ देने, कि 1 घंटे का मॉक टेस्ट होता है तो आप उसको चालू करके छोड़ दीजिए 5 मिनट तक, उसके बाद आकर उसको लगाना शुरू कीजिए। क्योंकि मॉक टेस्ट के जब आप एग्जाम में पेपर देते हैं उसके दौरान काफी सारी चीजें होती हैं, तो लगभग आपके 5 मिनट तो वेस्ट हो ही जाते हैं। आपके पास आइडियली 55 मिनट ही बचते हैं पेपर को अटेम्प्ट करने के लिए। इसलिए अगर आप फोन से दे रहे हैं तो 5 मिनट आप छोड़ के चले। मैं जो मॉक टेस्ट देता था मेरे पास लैपटॉप डेस्कटॉप का प्रबंध नहीं हो पाता था, इसलिए मैं फोन से देता था और मैं 5 मिनट छोड़ के चलता था, क्योंकि मुझे पता है हाँ 5 मिनट मेरा वेस्ट हो ही जाएगा। या तो मैं 5 मिनट स्टार्टिंग में ही छोड़ देता था, लेकिन या फिर मैं लास्ट में 5 मिनट छोड़ देता था। मेरा ज्यादातर रहता था कि मैं लास्ट में ही 5 मिनट छोड़ देता था। पहले मैं मान के चलता था मेरा पेपर है 55 मिनट का, मुझे 55 मिनट में ही इसको करना है। तो ये हो गया आपका तीसरा सवाल। अब आपका भाई चौथा सवाल है, मैंने आपको बताया कितने मॉक टेस्ट देने हैं इन 30 दिनों में, कम से कम 30 दिन में 30 मॉक तो देने ही देने हैं कम से कम, और बाकी 10 से 15 मॉक टेस्ट आप न्यू देंगे। अब वो किस तरीके से देंगे मैं यहाँ पे थोड़ा सा बता देता हूँ। देखिए, आपका हर दिन 1 मॉक तो चलेगा ही चलेगा, 1 मॉक पर डे प्रीवियस ईयर पेपर्स का, उसके साथ 1 मॉक न्यू ऑल्टरनेट डेज पर एक न्यू मॉक आप डेली देंगे, डेली नहीं ऑल्टरनेट डेज पर एक न्यू मॉक देंगे। इस तरीके से मिलाकर आप टोटल 45 मॉक टेस्ट की सीरीज खत्म कर लेंगे और उनको अच्छे से एनालिसिस करेंगे। कैसे देने हैं, कैसा एनालिसिस करना है वो सारा मैं भी आपको थोड़ी देर में बताऊंगा, ठीक है ना। अब ये जो प्रीवियस ईयर पेपर्स हैं 30 मॉक, ये किस ईयर के देने हैं, इसमें मैंने थोड़ा सा बाइफर्केशन किया आपके लिए, ठीक है। देखिए, आपको जो लास्ट ईयर एग्जाम हुआ है 2024 का, उसके 10 मॉक देने ही देने हैं, ठीक है। उसके बाद 2020 के मॉक जरूर दे। 2020 का जो पेपर हुआ था, चाहे वो सीजीएल, सीएचएसएल, सीपीओ, एमटीएस, स्टेनो, कोई भी पेपर था 2020 का, अब तक का मुझे ऐसा लगता है कि सबसे अच्छा पेपर था। मैथ और रीजनिंग काफी अच्छी पूछी गई थी 2020 के पेपर में, काफी कैलकुलेटिव थी। तो 2020 के पेपर को आप जरूर दें, उसमें से 10 पेपर्स को जरूर दें, ठीक है। उसके बाद आप किसी भी ईयर के 10 मॉक और ले सकते हैं, 2021, 22, 23, ये आप पर डिपेंड करता है। मुझे लगता है अगर आप लेना ही चाहते हैं तो 2022 की दे लीजिए, एक एवरेज सा हो जाएगा कि हाँ 2022 के कर लिए, 22 के कर लिए, 24 के कर लिए। 24 और 20 के तो जरूरी करें। उसके बाद 10 आप अपनी मर्जी से किसी भी साल के कर सकते हैं, 21 के या 22 के या 23 के, ठीक है ना। लेकिन इनको करने का ट्रेंड कैसे रखना है, आपको सबसे पहले 2020 के करने हैं, क्योंकि ये थोड़े टफ मॉक्स हैं, इसमें मतलब अच्छा पेपर आया था, तो ये आप स्टार्टिंग में कर लीजिए ताकि आप गलतियां फाइंड कर पाए और अपनी उन गलतियों पर वर्क कर पाए। उसके बाद आप मिड वाला कर सकते हैं 2022 का, और लास्ट में आप 2024 की मॉक करें, क्योंकि 2024 में जो पेपर हुए थे वो इजी हुए थे। इसी वजह से आपको लगता है कि इसी वजह से क्या है, कट ऑफ भी थोड़ी सी हाई गई थी हर एग्जाम की, तो 2024 के लास्ट में करें। और इजी लास्ट में करने की मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि लास्ट टाइम पे आप कठिन चीजों को करेंगे तो आपका मोरल डाउन हो जाएगा, और उस वजह से आप एग्जाम में बहुत ही कम ज्यादा, मतलब मेरा कहने का मतलब है बहुत ही ज्यादा अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाएंगे एग्जाम में, ठीक है ना। इसीलिए 2024 के यानी सरल मॉक आप लास्ट में ही करें, क्योंकि लास्ट से पहले मोटिवेटेड रहना बहुत जरूरी है, और मोटिवेटेड रहेंगे तो आपका एग्जाम अच्छा जाने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, ठीक है। और एग्जाम से पहले जो है, एग्जाम से 2-3 दिन पहले आप सिर्फ इजी मॉक टेस्ट ही लगाएंगे, इजी मॉक टेस्ट, क्योंकि आपने पहले से तैयारी कर ली है, तो अब आपको तैयारी नहीं करनी, अब आपको अपना बस कॉन्फिडेंस हाई रखना है, और कॉन्फिडेंस हाई रखने के लिए आपके नंबर ज्यादा आना जरूरी है किसी भी मॉक टेस्ट में। तो इस तरीके से 4 क्वेश्चन किसी भी एस्पिरेंट के दिमाग में आ सकते हैं, उन 4 का जवाब मैंने बेस्ट पॉसिबल वे में दे दिया है, आप अपने हिसाब से देख सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया पहला पार्ट, जनरल क्वेश्चंस।
ठीक है। अगर इनके अलावा कोई आपके दिमाग में क्वेश्चन बनता है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, मैं उसका पर्सनली आंसर दे दूंगा। हालांकि मैंने पूरी कोशिश की यहीं पर ही सारे क्वेश्चन लेके आ जाऊं आपके लिए, फिर भी बाई चांस अगर कोई रह जाता है तो उसके लिए हम बैठे ही हैं, ऐसी कोई दिक्कत की बात नहीं है, आपको कोई रिप्लाई मिल जाएगा। ठीक है, अब चलते हैं कि मॉक टेस्ट को हमें कैसे देना है, हाउ टू अटेम्प्ट, इस वीडियो का सबसे पहला महत्वपूर्ण पार्ट। ठीक है, चलो देखो करते हैं शुरू, कैसे मॉक टेस्ट को देना है। देखिए आपके 4 सब्जेक्ट हैं, मैथ, रीजनिंग, जीके, इंग्लिश। नंबर ऑफ क्वेश्चंस देखें तो 25 क्वेश्चंस आएंगे आपके, 25 क्वेश्चंस, 25 क्वेश्चंस, 25 क्वेश्चंस। उसके बाद मार्क्स आएंगे आपके 50 नंबर, 50 नंबर, 50 नंबर, 50 नंबर। टारगेट है आपका कितना, 200 नंबर का आपका प्री होगा। टारगेट रखना है 150 से 160 नंबर, इतना टारगेट आपको लेकर चलना है क्वालिफाई करने के लिए। टियर 1 क्वालिफाइंग है, इसलिए प्रैक्टिकल टारगेट रखिए। वो जो टारगेट होता है यूट्यूब वाला 200 में से 180, 190, उसकी कोई जरूरत नहीं है। हम यहाँ पर चीजें प्रैक्टिकल ही चीजें बात करेंगे कि जो एक मेजोरिटी ऑफ द स्टूडेंट कर पाए, ना कि ओनली टॉपर्स। ठीक है, अब ऐसा स्टूडेंट जो एक एवरेज स्टूडेंट होता है, जो हर सब्जेक्ट में मेहनत करता है, लगातार बराबर मेहनत करता है, उसके लिए क्या एक टारगेट हो सकता है वो देख लीजिए। देखिए मैथ में वो टारगेट करके चलेगा 45 नंबर, रीजनिंग में 45 नंबर टारगेट करके चलेगा, जीके में 25 नंबर और इंग्लिश में 40 नंबर। ये उसका टारगेट स्कोर होता है एक उस बच्चे का जो हर किसी सब्जेक्ट में बराबर बराबर मेहनत करता है। तो देखिए कितने नंबर हो गए आपके, 90, 130, 155 नंबर हो गए, और इतना ही मैंने आपको टारगेट बताया है, अपने आप को रख के बताया, क्योंकि मेरे जैसे काफी सारे हजारों बच्चे हैं जो कि एवरेज बच्चे हैं। ठीक है, और वो इतना इतना स्कोर करने की उम्मीद रखते हैं। ठीक है, और बाकी और भी लीजेंड बच्चे हो सकते हैं जो मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश में 50 में से 50, 150 में से 150 स्कोर करेंगे, और जीके में वो 5 या 10 नंबर स्कोर करेंगे। तो बात घूम फिर कर वहीं आ जाती है। बाकी 180, 90 वाले बच्चे मुझे नहीं पता, मैंने उनसे कभी बात नहीं की, ना वो वैसे बच्चे मेरे को कभी मिले, तो वो चीजें मेरे को नहीं पता। जो एक बहुत सारे बच्चों की सिचुएशन होती है, हम ही उस चीजों को यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो ये होता है आपका टारगेट। ठीक है, अब बात करते हैं आगे की तरफ कि मॉक टेस्ट कैसे दें। देखिए आप मॉक टेस्ट देना शुरू करेंगे तो आपके पास 4 सब्जेक्ट हैं, तो आपको कोशिश यही करनी है, जैसे ही आपने मॉक टेस्ट स्टार्ट किया तो इन तीनों सब्जेक्ट में से किसी एक सब्जेक्ट से स्टार्ट करें। मैथ से स्टार्ट बिल्कुल भी ना करें, चाहे आपकी मैथ कितनी भी अच्छी क्यों ना हो, क्योंकि जो भी खेला होता है आपका वही मैथ में ही होता है। ठीक है, तो किसी एक ही सब्जेक्ट से स्टार्ट करेंगे इन तीनों में से, और सबसे ज्यादा अच्छा रहेगा कि आप जीके या इंग्लिश में से किसी से स्टार्ट करें, उसके बाद रीजनिंग को करें। रीजनिंग से भी कर सकते हैं, इतनी कठिन नहीं आती, फिर भी आप सेफ साइड के लिए जीके या इंग्लिश से ही स्टार्टिंग कीजिए। किसी भी एक सब्जेक्ट से कर सकते हैं। मान के चलिए आप जीके से स्टार्ट कर दिया, फिर आपने इंग्लिश कर दी, फिर रीजनिंग कर दी। मान के चलिए आप 30 से 35 मिनट में आपने 75 क्वेश्चन कर दिए, 30 से 35 मिनट में आपके 75 क्वेश्चन हो गए, यानी अटेम्प्ट हो गए। अब आपको 75 क्वेश्चन को देखने की जरूरत नहीं है। उसके बाद जो आप पे टाइम बचेगा 25 मिनट, उसमें आप मैथ को कवर कर लेंगे। यानी देखिए आपने 30 से 35 मिनट में बहुत सारे क्वेश्चन 75 यानी 75% आपने पेपर कर लिया। अब आपको माइंड थोड़ा सा रिलैक्स हो जाएगा कि हाँ मैंने अपना 75% पेपर अटेम्प्ट कर लिया है, अब मुझे बाकी बचे समय में मैथ्स ही करनी है। यहाँ पर आपका माइंड रिलैक्स हो जाएगा और अच्छा खासा आप स्कोर कर पाएंगे। और बाई चांस आपने मैथ पहले उठा ली, चाहे आपकी कितनी भी अच्छी हो, मान के चलिए अगर कठिन शिफ्ट आपकी मैथ की आ गई तो आप उसमें समय लेंगे ही लेंगे, चाहे आप कितने भी विद्वान क्यों ना हो। आप 25 मिनट 20-25 मिनट आराम से लेंगे ही लेंगे, यानी 25 मिनट आपने अगर ले ली, फिर आपके पास 35 मिनट बचेगा। फिर बात भले ही सेम रहेगी, लेकिन माइंड पर एक प्रेशर आ जाएगा कि यार मेरे पास सिर्फ 30 से 35 मिनट बचे हुए और मेरे को 75 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। भले ही वो क्वेश्चन आसान है, लेकिन एक जो नंबर का जो डर होता है और जो समय का डर होता है, वो इंसान का सबसे बड़ा डर होता है। घड़ी की सुई टिक टिक कर रही होगी, लेकिन आपका दिमाग काम करना बंद कर देगा। इसीलिए मैं कह रहा हूँ आपको मैथ को लास्ट में ही करना है। ठीक है, चाहे कितनी भी आपकी मैथ क्यों ना अच्छी हो, टॉपर वाली क्यों ना रहे हो आपको मैथ में, तो इसी सीक्वेंस में आप कर सकते हैं। पहले जीके, फिर इंग्लिश कर ली, फिर रीजनिंग कर ली, फिर मैथ कर ली, आपका आराम से पेपर अटेम्प्ट हो जाएगा। जीके में आप 5 मिनट दे सकते हैं, इंग्लिश में आप 10 मिनट दे सकते हैं, मैक्सिमम दे दी मैं तो 10 मिनट, 8 मिनट में लोग आराम से कर लेते हैं। फिर रीजनिंग में लगभग 15 मिनट आप दे सकते हैं, बाकी बचा टाइम कितना हो गया, लगभग 30 मिनट, 25 से 30 मिनट मैथ में दे सकते हैं। इस तरीके से आपका 60 मिनट हो गया।
ये ब्रेकअप रह सकता है आपका, और ये मेरा सेम यही ब्रेकअप रहता था, और इस हिसाब से मैं चलता था, तो मेरा काफी अच्छा मॉक टेस्ट जाता था, पेपर भी काफी अच्छा जाता था। ठीक है ना, तो कुछ इस तरीके से मैंने आपको बता दिया टाइम को बांटने का तरीका। अब देखते हैं हमें सब्जेक्ट को कैसे करना है। अब सबसे पहले आप जीके करेंगे। सबसे पहले हम एक एक करके पकड़ते हैं, हम एक एक करके कैसे हमें सब्जेक्ट को करना है। सबसे पहला हमारा जीके रहेगा। जीके में देखिए 25 क्वेश्चन आने हैं, 5 मिनट देनी है आपको, है ना। वन लाइनर क्वेश्चन होंगे, यानी आपको दिमाग नहीं मारना, सीधे आपको क्वेश्चन पढ़ना है और उसका आंसर टिक कर देना है। यहाँ पे कोई लंबी चौड़ी बात नहीं है, कोई ऐसा कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा कि आपको उसमें सोचना पड़े, 5 मिनट से ज्यादा चले जाए आपके, नहीं। 5 मिनट में मैक्सिमम टाइम है आपके लिए, इतना हो जाएगा आराम से। बस जीके में आपको कुछ चीजों का ध्यान रखना है, मैं वो बता देता हूँ। सबसे पहले आपका ऑप्शन एलिमिनेशन मेथड, ऑप्शन एलिमिनेशन मेथड। देखिए जीके में ये बहुत ज्यादा काम करता है, और इंग्लिश में भी, मैथ रीजनिंग में उतना काम नहीं करता, इसलिए मैं हर सब्जेक्ट में आपको आपका अलग अलग ट्रिक्स बता रहा हूँ। ये सारी ट्रिक्स हैं जो कि आप अप्लाई करेंगे मॉक टेस्ट को देते वक्त, तो आपको काफी ज्यादा फायदा इसका मिलेगा। ऑप्शन एलिमिनेशन मेथड यूज कीजिए। इसका मतलब ये है कि भले ही आपको क्वेश्चन नहीं आता, क्वेश्चन का आंसर आपको डायरेक्ट नहीं पता, लेकिन आप उसके उत्तरों को पढ़ेंगे, ऑप्शंस को पढ़ेंगे, तो आप समझ पाएंगे कि यार एग्जामिनर ने तो बहुत ही घटिया ऑप्शन दे दिए, इनको तो हम काट कर ही इसके आंसर तक ही पहुंच सकते हैं। तो ये कुछ हैक्स होते हैं एग्जाम को अटेम्प्ट करने के। पहला हैक यही है कि आप अगर क्वेश्चन तो सारे पढ़ेंगे ही, ऑप्शन भी सारे पढ़ेंगे, हो सकता है आपको 25 में से 2 क्वेश्चन में मैं मान के चलता हूँ, 1 से 2 क्वेश्चन आपको इस मेथड से आराम से आपके सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो इस वाले मेथड को आप जरूर ध्यान रखिएगा कि ऑप्शन को एलिमिनेट करते हुए मुझे चलना है। और दूसरा, जीके में आपको गैस भी लेने हैं। गैस से आपको डरना नहीं है। गैस एक क्वेश्चन में एक तरीके से लिया जाता है, ये नहीं जय माता दी करके लगा दिया आपने। गैस किस क्वेश्चन में लेना चलना है। मान के चलिए किसी क्वेश्चन में 4 ऑप्शन आपके दिए हुए हैं, ऑप्शन एलिमिनेशन से आपने 2 ऑप्शन काट दिए, अब आपके पास 2 ऑप्शन बचते हैं, और 2 ऑप्शन में आपको डाउट रहता है, तो 2 ऑप्शन में आप गैस जरूर मारे, तुक्का जरूर मारे। ठीक है, अगर आप ऐसा करते हैं 5 से 6 क्वेश्चन में, तो आपका लगभग 5 में 5, अगर 6 क्वेश्चन भी किए तो मैं मान के चलता हूँ 3 क्वेश्चन में आपका गैस सही हो जाएगा, 3 में आपका गलत हो जाएगा, बात उससे बराबर रहेगी। लेकिन फायदा क्या होगा, आपके नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स ज्यादा रहेंगे। ठीक है, तो हमारी एक कोशिश रहती है कि हमारे नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स किसी भी एग्जाम में थोड़े से ज्यादा रहें, ताकि हम एक अच्छे खासे डिसेंट स्कोर तक पहुंच सकें। इसीलिए आपको गैस भी लेने हैं। गैस एक तरीके से लिया जाता है, ये नहीं आपने कुछ भी ट्रिक मार दिया, वो तरीका मैंने आपको यहाँ बता दिया। बाकी जीके में और कोई ट्रिक नहीं बनती, या वन लाइनर क्वेश्चन आएंगे आपका आराम से वो करेंगे, ऑप्शन एलिमिनेशन का यूज करेंगे, आपके 1 तो क्वेश्चन 2-3 क्वेश्चन आराम से सॉल्व हो जाएंगे, और बाकी आप गैस भी करेंगे। गैस क्या करना है मैंने आपको बता दिया। ठीक है, तो ये हो गया पहला जीके का। अब चलते हैं दूसरी तरफ, अब चलते हैं इंग्लिश की तरफ। इंग्लिश में आपके 25 क्वेश्चन हैं, जिसमें आपको मैक्सिमम 10 मिनट देने हैं। ठीक है ना, आपके ग्रामर या वोकैब के रहेंगे, उसके बाद आपका रहेगा क्लोज टेस्ट का पार्ट, जो कि आपके 5 क्वेश्चन रहेंगे। अगर नया टीसीएस, नया वेंडर है, टीसीएस के अलावा, तो हो सकता है इसकी जगह पैराग्राफ आ जाए, लेकिन आएगी दोनों में से कोई एक ही चीज। ठीक है, तो सबसे पहले आप ग्रामर और वोकैब के क्वेश्चंस को करेंगे, उसके बाद आप क्लोज टेस्ट को करेंगे। अगर आपका क्लोज टेस्ट बीच में आ भी जाता है, तो अभी आप उसको छोड़ देना, आपके पहले सारे 20 क्वेश्चन हो जाए, उसके बाद ये करना शुरू करेंगे। ठीक है ना, बीवीसीडी क्वेश्चन आएंगे, तो उसमें आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है बिल्कुल भी, आपके आराम से सॉल्व होते जाएंगे। बस दिक्कत यह है आपको टाइम्स में सॉल्व करने हैं, 8 से 10 मिनट में। ठीक है, अब 2 से 3 बातों का आप इंग्लिश के लिए आपको ध्यान रखना है। सबसे पहला तो आपके लिए कि ऑप्शन एलिमिनेशन का यूज करना है। काफी सारे क्वेश्चन ऐसे आते हैं जिनके ऑप्शन एकदम घटिया होते हैं, यानी मान के चलिए आपका सिनोनियम का क्वेश्चन आया है, और 4 ऑप्शन में से एक ही ऑप्शन आपका बन रहा है, बाकी आपके 3 वैसे ही एलिमिनेट हो जा रहे हैं, यानी वो सिनोनिम्स नहीं है, वो एंटोनिम्स दे रखे हैं, तो आपको वैसे हो जाता है। ठीक है, उसके बाद जो होता है इंग्लिश में आपको ध्यान रखने की जरूरत है, वो आपको सिली मिस्टेक्स की ध्यान रखने की जरूरत है। सिली मिस्टेक्स ठीक है ना, इंग्लिश में काफी सारी सिली मिस्टेक्स होती है, और ज्यादातर होती है वोकैब के क्वेश्चंस में। पूछा गया होता है हमसे सिनोनिम्स, हम लगा देते हैं, हमने पढ़ा नहीं होता, मतलब एंटोनिम्स पूछा गया होता है, हमारे दिमाग में पूछा भरा रहता है पहले से, क्या सिनोनियम पूछा होगा, और हम सिनोनियम में टिक करके आ जाते हैं, वो गलती कर देते हैं। इसीलिए आपको इस बात का जरूर ध्यान रखना है कि क्वेश्चन को पूरा पढ़े और चारों ऑप्शंस को पूरा पढ़े, उसी हिसाब से आंसर टिक करें।
ठीक है, सिली मिस्टेक्स का ध्यान रखना है। और सबसे इंपॉर्टेंट लाइन आपको इंग्लिश में ध्यान रखनी है कि जब भी आपको दो ऑप्शंस में कंफ्यूजन हो, यानी दो ऑप्शंस आपके दे रखे हो और उनका सेम मतलब हो और आपको लगता हो कि वो दोनों आंसर हो सकते हैं, तो आपको क्या करना है, गो विद द मोस्ट कॉमनली यूज्ड वर्ड, गो विद मोस्ट कॉमनली यूज्ड वर्ड। ठीक है ना, पूरी इंग्लिश के दौरान आप इस लाइन को रटते रहेंगे। आप जब भी फंसे इंग्लिश में, जिस भी क्वेश्चन को फंसे, इस लाइन को याद कर लेना कि मुझे मोस्ट कॉमनली यूज्ड वर्ड के साथ जाना है। आप अगर इस लाइन के साथ बने रहेंगे तो आपके क्वेश्चंस में सिली मिस्टेक होने की प्रोबेबिलिटी बहुत कम रहेगी और अच्छा स्कोर आप कर पाएंगे इंग्लिश में। ठीक है, तो ये 3 बातों का मेरी तरफ से आपको ध्यान रखना है सबसे ज्यादा इंग्लिश में, आप अच्छा स्कोर कर पाएंगे। ठीक है ना, अब आता है मैथ और रीजनिंग। मैथ और रीजनिंग को मैं थोड़ा सा एक साथ लेकर चलूंगा। मैथ और रीजनिंग 25-25 क्वेश्चन आएंगे। क्वेश्चन 3 लेवल के होंगे। एक तो इजी, जो 20 क्वेश्चन आपके लगभग इजी रहेंगे, इजी क्वेश्चन वो जो आप पढ़ते ही कर पा रहे हो। उसके बाद मॉडरेट, 2 से 3 क्वेश्चन आपके मॉडरेट रहेंगे। मॉडरेट क्वेश्चन वो होते हैं जो 2 से 2 क्वेश्चन इजी क्वेश्चन को मिलाकर बनते हैं, उनको आप पढ़कर ये समझ पा रहे होते हैं कि हाँ हम इसको कर लेंगे, यानी थोड़ा सा हमें एफर्ट लगाना पड़ेगा लेकिन हम पहुंच जाएंगे। उसके बाद आता है हार्ड क्वेश्चन, 2 से 3 क्वेश्चन आपके हार्ड आते हैं, यानी जो आपको समझ में नहीं आता कि ये करने कैसे हैं। ठीक है ना, वो आपके हार्ड क्वेश्चन इन्हीं 20 से 22 क्वेश्चंस के बीच में घुसेड़ दिए जाते हैं ताकि आप इन हार्ड क्वेश्चंस में फंस जाएं और आप अपना पेपर खराब कर लें। तो आपको इनसे बचना है। ये क्वेश्चंस आपको सॉल्व करने के लिए होते ही नहीं है। आपको 45 नंबर का टारगेट रखना है तो 22 से 23 क्वेश्चंस आपको सही करने हैं बस। तो आपको इन्हीं क्वेश्चंस के पीछे पढ़ना है। ठीक है, करेंगे कैसे, आप 1 गो में आप करते जाएंगे, यानी इजी क्वेश्चन जो मेरे को आता है, हाँ मैंने कर दिया, ये आंसर लगा दिया, ये आता है ये मैंने कर दिया। फिर आपको लगे हाँ ये इस क्वेश्चन को मैं कर सकता हूँ लेकिन इसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा, उसको आप नेक्स्ट के लिए मार्क कर देंगे, यानी मार्क फॉर लेटर कर देंगे कि थोड़ी देर में आगे मैं दोबारा इसको देखूंगा। और हार्ड को आप छोड़ ही देंगे, हार्ड में बिल्कुल ना अटके। ठीक है, इस तरीके से अगर आप करेंगे तो आपका मॉक टेस्ट यानी असली पेपर भी अच्छा होने की प्रोबेबिलिटी काफी ज्यादा बढ़ जाएगी। अब आपको ध्यान रखना है मैथ और रीजनिंग में सबसे ज्यादा सिली मिस्टेक्स का। रीजनिंग में सिली मिस्टेक्स होती है इमेजेस वाले क्वेश्चंस में, या जब आपसे वाटर इमेज या कुछ पूछा हुआ है और आपने ऑप्शन सारे ढंग से पढ़े नहीं और आपने सेकंड वाला ऑप्शन पूरा पढ़ा नहीं, आपको लगा यही आंसर है, स्टार्टिंग का पढ़ लिया और यही मार्क कर दिया और मालूम पड़ा कि वो लास्ट में कुछ अलग था, वो आपने देखा ही नहीं, थर्ड वाला आंसर था, गलत हो गया। इसी तरीके से मैथ में जो भी इजी क्वेश्चंस होते हैं उसमें क्या होता है, आपका दिमाग थोड़ा सा रिलैक्स में हो जाता है और आप क्या करते हैं, कैलकुलेशन में कोई छोटी सी मिस्टेक कर देते हैं। 18 की जगह 19 का मल्टीप्लाई कर दिया, 18 का की जगह मल्टीप्लाई की जगह ऐड करने लग गए। उसकी वजह से आप इजी क्वेश्चंस में ही बार बार लगे रहते हैं और आप अपना टाइम बहुत ज्यादा उसमें खराब कर देते हैं। इसीलिए सिली मिस्टेक्स का बिल्कुल ध्यान रखना है। क्वेश्चन को पूरा पढ़ें, अच्छे से पढ़ें, आपके पास अच्छा खासा टाइम है, उसके बाद ऑप्शंस को भी अच्छे से पढ़ें और अपना मार्क करें आराम से। ठीक है, आप शांत दिमाग से मॉक टेस्ट लगाएंगे, सब चीज देखकर लगाएंगे तो आप जल्दी कर पाएंगे। आप हड़बड़ी में करेंगे फालतू, मतलब थोड़ा सा इन चीजों का ध्यान रखेंगे। ठीक है, बाकी मैथ रीजनिंग में ऑप्शन एलिमिनेशन का इतना यूज नहीं होता है और गैस तो बिल्कुल भी यूज नहीं होता। ठीक है, एक चीज आप ध्यान रख सकते हैं मैथ में मेरी तरफ से टिप कि अगर कोई क्वेश्चन बहुत ज्यादा कैलकुलेटिव है तो आप उस क्वेश्चन को ऑप्शन से सॉल्व करने की कोशिश करें, क्योंकि अगर एग्जामिनर ने वो क्वेश्चन कैलकुलेटिव दिया है, ऑप्शन इजी दिए होंगे उसके, क्योंकि एग्जामिनर का ये टारगेट रहता है कि वो आपकी स्मार्टनेस चेक करना चाहता है। यहाँ पर ये नहीं कि आप कितने बड़े विद्वान है, कितनी ज्यादा अच्छी आपकी कैलकुलेशन है, ये चेक नहीं करना चाहता। वो ये चेक करना चाहता है कि हाँ आप मेरी बात को पकड़ पाए नहीं पकड़ पाए, मैं आप में जो स्मार्टनेस खोज रहा हूँ वो आप स्मार्टनेस को पकड़ पाए नहीं पकड़ पाए, कि जो कैलकुलेटेड क्वेश्चन है मैं उसको आपको ऑप्शन से सॉल्व कराना चाह रहा हूँ, ना कि उसके कैलकुलेशन से। ये चीज आप ध्यान रख सकते हैं मैथ और रीजनिंग में। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से आपको अपना मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करना है, इन सारी बातों का ध्यान रखना है ना। इन सारी बातों का आप ध्यान रखते हुए चलेंगे तो आपका मॉक टेस्ट बहुत अच्छा जाने की प्रोबेबिलिटी है और आप अपना एग्जाम भी बहुत अच्छा करेंगे, ये मेरी तरफ से गारंटी है। ठीक है, तो ये चीज मैंने आप यहाँ पे लिखी थी। ऑप्शन एलिमिनेशन जीके इंग्लिश में ही काम करेगा। सिली मिस्टेक आपको पूरे 60 मिनट के दौरान ध्यान रखना है। सिली मिस्टेक मैं बता देता हूँ कि हमेशा इजी क्वेश्चंस में ही होती है, क्योंकि इजी क्वेश्चंस में हमारा माइंड रिलैक्स हो जाता है कि हाँ ये तो हमें आता है, हम ये आराम से कर लेंगे। इस वजह से या तो हम क्वेश्चन को ध्यान से नहीं पढ़ते या हम ऑप्शंस को ध्यान से नहीं पढ़ते और उसी चक्कर में हम गलत कर जाते हैं। इसलिए आपको हर एक क्वेश्चन को, हर एक आंसर को ध्यान से पढ़ना है। बाकी आर्ट ऑफ स्किपिंग, इसका भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, आर्ट ऑफ स्किपिंग आपका काम करेगा रीजनिंग और मैथ्स में। वो कैसे काम करेगा मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूं।
देखिए कई बार होता है कि कोई भी इजी क्वेश्चन है, आपने उसकी कैलकुलेशन की और एक आंसर तक पहुंच गए, लेकिन हुआ ऐसा कि वो आंसर आपको ऑप्शंस में मिला ही नहीं। ठीक है, अब आप हो गए परेशान कि मेरा तो आंसर ही नहीं आया, आंसर मैच नहीं कर रहा। फिर आपने उसको सॉल्व करने की कोशिश की, फिर भी नहीं मिला, आप उसमें फंसे रह गए, यानी 3 से 4 बार आपने उससे कर लिया, फिर भी नहीं हो पाया। फिर आप उसको अपने ईगो पर ले लेते हैं, यार ये मुझसे क्यों नहीं हो रहा, और उसकी वजह से आपका पेपर खराब हो गया। जबकि वो वहां पर आपको अपनी इस आर्ट का प्रदर्शन करना था, यानी कि ये क्वेश्चन हो सकता है कि गलत हो, इजी क्वेश्चन आप नहीं कर पाए, तो यानी क्वेश्चन गलत है या तो आंसर के ऑप्शंस गलत हैं कोई इनमें से एक चीज गलत है, तो यानी आपको वो एकदम से छोड़ देना है। ये नहीं करना कि आप उसमें फंसे रहे, वहां पर आपका समय ही बर्बाद होगा। तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है। बाकी सारी चीजें मैंने बता दी, अगर आपको कहीं पे डाउट हो इस वीडियो में तो आप थोड़ा सा दोबारा से देख सकते हैं और इन पॉइंट्स को नोट डाउन कर सकते हैं, ताकि आप इन चीजों को अपने मॉक टेस्ट में अप्लाई कर पाए। अब हम वीडियो के दूसरे पार्ट की तरफ चलेंगे, जो कि हमारा एनालिसिस का पार्ट। ठीक है, जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है किसी भी मॉक टेस्ट के लिए, क्योंकि हम मॉक टेस्ट देते तो जाते हैं, हम उसका एनालिसिस नहीं करते। एनालिसिस की वजह से क्या होता है, हमारे नंबर इंक्रीज नहीं होते, यही वजह है। हर कोई पूछता है मेरे नंबर नहीं बढ़ रहे, नहीं नंबर नहीं बढ़ रहे। भाई आप अपने आप को एनालिसिस कर ही नहीं रहे हो, आप अपनी गलतियों को ही नहीं देख रहे हो, उन पर वर्क ही नहीं कर रहे हो, तो कैसे नंबर आपके बढ़ेंगे? कोई जादू टोना चल रहा है क्या यहाँ पे? नहीं ना। ठीक है, तो इसलिए आप एनालिसिस करेंगे अच्छे से। एनालिसिस कैसे करना है वो मैं आपको बता देता हूँ। मॉक टेस्ट आपने दे दिया, आपको उसका सेम डे एनालिसिस करना है, उसको आपको कल पर नहीं छोड़ना है। ठीक है, एनालिसिस के लिए आपकी 4 एरर बुक होनी चाहिए, मैथ, रीजनिंग, जीके, इंग्लिश की। ठीक है, या फिर आप एक ही बुक बना सकते हैं, एक ही कॉपी बना सकते हैं और उसके 4 पार्ट कर सकते हैं, जिसमें आप अपनी एरर्स लिखेंगे इन सब्जेक्ट की कि मैं इस चैप्टर में इस चीज में एरर करता हूं, उस पर मेरे को वर्क करना है। और जो भी नए कॉन्सेप्ट आपको मिलेंगे, नया वर्ड मिलेगा इंग्लिश में, नया कॉन्सेप्ट मिलेगा ग्रामर का, जो भी चीज का, वो सारी चीजें आप इस बुक में नोट करते जाएंगे, उसका टाइम टू टाइम रिवीजन करते जाएंगे, उन पर वर्क करते जाएंगे। उससे क्या होगा, आपके नंबर अपने आप इंक्रीज होंगे। आप खुद देखना, आप अपनी परफॉर्मेंस खुद देखेंगे कि हाँ भाई मैं तो इतना ज्यादा इंप्रूव कर पा रहा हूँ। क्यों? क्योंकि मैं अपनी गलतियों पर काम कर रहा हूँ। ठीक है, अब एनालिसिस कैसे करना है, वही जिस तरीके से आप पेपर को देंगे उसी तरीके से आप एनालिसिस करेंगे। आपने पहले जीके दी तो जीके का एनालिसिस, रीजनिंग दी, इंग्लिश दी, मैथ दी, जिस तरीके से आप पेपर को अटेम्प्ट करेंगे उसी तरीके से आप उसका एनालिसिस करेंगे। अब एनालिसिस कैसे करना है, इन चारों को रख के मैं एक ही साथ रख के आपको बता रहा हूँ। ठीक है, अब देखिए चारों सब्जेक्ट में आपके 3 तरह के क्वेश्चन होंगे। एक क्वेश्चन जो आपने सही कर दिया वो, दूसरा जो आपने कर दिया गलत वो, और जो आपने स्किप कर दिया वो। 3 तरह के क्वेश्चन होंगे आपके। इन तीनों को आपको देखना है। सही भी अगर आपने क्वेश्चन किया है तो उसको भी देखना है कि मैंने क्यों सही किया है, किस वजह से सही किया है। ठीक है, अब जैसे देखिए एक एक करके देखते हैं। अगर आपने कोई क्वेश्चन सही किया है तो क्यों सही किया होगा? या तो वो क्वेश्चन मेरे को आता होगा, अच्छे से आता है वो, मेरे को पूरे अच्छे तरीके से आता था, मैंने कर दिया, बहुत अच्छी बात है। ठीक है, या फिर मैंने गैस लगा के किया है, अच्छी तरह से आता था इसलिए किया है, तो ठीक है, कोई बात नहीं। अगर आपने गैस लगा के किया है तो आपको इस चीज को ध्यान में रखना है कि मैंने क्या गैस लगाया, उसमें ऐसी क्या चीज, क्या कॉमन चीज मैंने फाइंड आउट करी, ऑप्शन एलिमिनेट किया, क्या किया जिस वजह से वो मेरा क्वेश्चन सही हो गया। और आपको हर सही क्वेश्चन में ये चीज एनालिसिस करनी है और हर मॉक टेस्ट में एनालिसिस करनी है, जिससे आप एक कॉमन माइंडसेट फाइंड आउट कर पाएंगे कि हाँ मैं अगर इस तरह का गैस, इस तरह से अपने दिल के अंदर से आती हुई आवाज अपने मॉक टेस्ट में लगाता हूँ तो वो क्वेश्चन मेरा सही हो जाता है एकदम। ठीक है, तो ये चीज आपको बहुत ज्यादा ध्यान करनी है, क्योंकि ये मेरे को बहुत ज्यादा हेल्प मिली है इसी गैसिंग पावर से। मेरे को क्वेश्चन नहीं आता होता था, लेकिन मैं अपने दिल से पूछता था हाँ भाई क्या इसका, क्या एक कॉमन चीज मैं फाइंड आउट कर सकता हूँ अपने मॉक टेस्ट के दौरान, और वही चीज मैंने पेपर में लगाई और मैंने काफी ज्यादा क्वेश्चन उसकी वजह से सॉल्व हुए। ठीक है, तो सही क्वेश्चन से आपको ये चीज फाइंड आउट करनी है। ठीक है, गैस आपने क्यों लगाया, किस वजह से लगाया और क्या की चीज कॉमन आई, वो आप इस एरर बुक में एज अ पॉइंट नोट कर सकते हैं कि हाँ इस तरीके से मैं माइंडसेट से सोचता हूं तो मेरा क्वेश्चन सही हो जाता है। तो ये हो गया सही क्वेश्चंस के लिए। अब आता है गलत क्वेश्चन। आपने कोई क्वेश्चन गलत किया है, क्यों गलत किया है? क्या आपको वो कॉन्सेप्ट नहीं आता था? अगर आपको कॉन्सेप्ट नहीं आता था तो आपको क्या करना है, उस कॉन्सेप्ट को पढ़ना है। अगर वो कॉन्सेप्ट छोटा है तो आपको उस कॉन्सेप्ट को सीखना है और उसको अपना नोट्स में नोट कर लेना है कि हाँ भाई ये वाला कॉन्सेप्ट के सवाल मैंने गलत कर दिया, अब मैंने ये पढ़ लिया है, अब मैं इसको आराम से अगली बार कर लूंगा। ठीक है, दूसरा रिवीजन में कमी थी इसलिए मैंने गलत कर दिया। मान के चलिए आपने कोई क्वेश्चन गलत कर दिया और उसके कारण क्या था कि आपने वो चीज रिवाइज नहीं थी, आपने वो पढ़ रखी थी लेकिन आपने रिवाइज नहीं की थी, फॉर्मूला हो सकता है, कोई कॉन्सेप्ट हो सकता है, इस वजह से आपने वो गलत कर दिया।
ठीक है, तो उस क्वेश्चन को, उस कॉन्सेप्ट को आपको रिवाइज कर लेना है और अपने यहाँ पे नोट डाउन कर लेना है कि हाँ ये चीज मैं गलत करता था और वो मैंने अपनी सॉल्व कर ली है, वो चीज मैंने अपनी फिर से कंटेस्ट कर ली है। ठीक है, ये हो गया। और तीसरा होता है, तीसरा क्या कॉन्सेप्ट हो सकता है जिसकी वजह से आपने गलत किया है क्वेश्चन? सिली मिस्टेक। सिली मिस्टेक की वजह से हो सकता है गलत किया है। अब आपको ये देखना है कि उस क्वेश्चन में मैंने कौन सी सिली मिस्टेक लगा दी जिसकी वजह से मैंने अपना वो क्वेश्चन गलत कर दिया, वो चीज आपको देखनी है। और वो चीज आपको यहाँ पर अपनी एरर बुक में नोट कर लेनी है कि हाँ इस तरह का क्वेश्चन आता है तो मैं इस तरह की सिली मिस्टेक कर देता हूँ, अगली बार मेरे को उस मिस्टेक से अपना बचना है। ठीक है, समझ में आ गया? यही 2 केस हो सकते हैं सही सवाल में, यही 3 केस हो सकते हैं गलत सवाल में। अब आता है स्किप का। स्किप का क्या हो सकता है कि आपने वो कॉन्सेप्ट ही नहीं पढ़ा, कि इस वजह से आपने स्किप कर दिया। हो सकता है वो कॉन्सेप्ट बहुत ज्यादा बड़ा हो, बहुत ज्यादा टफ हो, जो आपको समझ में ही नहीं आता है, तो वो आप छोड़ सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। जरूरी नहीं है आप 100% प्रिपेयर करें, 90%, 80%, 85%, 90% का टारगेट लेकर चलना है, 100% का ना लेकर चलें। ठीक है, तो ये है आपका एनालिसिस की तरीका कि किस तरीके से आपको अपना एनालिसिस करना है। ये बहुत ज्यादा जरूरी है, इसी से आपकी कमियां निकल के आएंगी और उन कमियों पर जब आप वर्क करके दोबारा मॉक टेस्ट में अप्लाई करेंगे तो आप अच्छे से मॉक टेस्ट में अपने नंबर इंक्रीज कर पाएंगे और आप अपना एग्जाम में भी बहुत अच्छे से परफॉर्म कर पाएंगे। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। ये 3 पॉइंटर्स मैंने यहाँ पे लिख दिए हैं कि डीप एनालिसिस होना चाहिए, रॉन्ग क्वेश्चन फाइंड आउट करेंगे, टाइम वेस्टर्स पर भी देखेंगे और सिली मिस्टेक्स पर भी देखेंगे। टाइम वेस्टर्स क्या होते हैं? टाइम वेस्टर्स हमेशा पाए जाते हैं सही क्वेश्चंस में। सही क्वेश्चंस में कैसे? मान के चलिए आपने कोई क्वेश्चन सही कर दिया लेकिन आपने उसमें बहुत ज्यादा टाइम ले लिया, तो आपको उसको भी देखना है कि मैंने क्यों टाइम लिया और इस टाइम को मैं कैसे अगली बार रिड्यूस कर सकता हूँ। ठीक है, और बाकी जो स्किप वाले क्वेश्चन है उसमें भी टाइम वेस्टर्स आ सकते हैं कि वो क्वेश्चन इतना हार्ड था, वो आपको करने के लिए नहीं था, फिर भी आपने उसमें टाइम वेस्ट किया और उसकी वजह से एक क्वेश्चन जो आप कर सकते थे वो आप छोड़ जाए। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपको ध्यान रखनी है। तो वीडियो मैंने पूरा आपको बता दिया है कि आपको कैसे मॉक टेस्ट को अटेम्प्ट करना है, कैसे उसका एनालिसिस करना है। पूरा एकदम डीप में वीडियो था, एकदम से एक एक चीज है, एक एक पॉइंट को उधेड़ के मैंने आपके सामने रख दिया कि हाँ इस तरीके से आप कर सकते हैं। ठीक है, मुझे नहीं लगता इससे बेस्ट कोई वीडियो यूट्यूब पर हो सकता है। ठीक है, अब बता देता हूँ माई वे, मेरा तरीका क्या है मॉक टेस्ट को देने का। इन जो 2 स्लाइड में मैंने रामकथा बताई है आपको, यही मेरा वे होता था मॉक टेस्ट को देने का, इतना डिटेल्ड होता था, इसलिए मैं कम मॉक टेस्ट मैंने दिए हमेशा, मैंने इतने ज्यादा मॉक टेस्ट नहीं दिए और अपना इतना अच्छा खासा स्कोर में लेके आया। मैंने टॉपर्स को देखा है, बोलते हैं मैंने 100 मॉक दिए, मैंने 200 मॉक दिए, मैंने नहीं दिए। मैंने लास्ट के 1 महीने मॉक दिए थे, लगभग 25 से 30 ही मॉक दिए थे और मेरा स्कोर यही रहता था 155 से 160, क्योंकि मुझे पता है मुझे जमीन पर रहकर सिलेक्शन लेना है, मुझे हवा में ज्यादा नहीं उड़ना। ठीक है ना, इतना ज्यादा मेरे को सपने नहीं बनाने कि मैं 180 190 लाने हैं कि भाई सिलेक्शन लेना है, बस उसके बाद जिंदगी जीनी है। बस 25 से 30 मॉक दिए थे, आराम से मेरे इतने नंबर आते थे। स्टार्टिंग जो मेरी नंबर से हुई थी वो 126 नंबर से हुई थी, 150 में से, 200 में से। फिर धीरे धीरे जब मैं अपनी कमियों को निकाल कर वर्क करता गया तो मैं अपने यहाँ तक नंबर खींच ले गया और मेरा सिलेक्शन हो गया। बाकी आती है मेंस की बात, तो मेंस का थोड़ा सा आपको अचंभा रहेगा। मैंने सिर्फ एक ही मॉक टेस्ट दिया है जिसमें मेरे 313 नंबर थे और मेरे एग्जाम में है 332 नंबर। तो मुझे नहीं लगता अब इतनी ज्यादा रिलेवेंसी रह जाती है मॉक्स की। क्यों? क्योंकि पहली बात तो प्री क्वालिफाइंग है और दूसरा मेंस में आपको अच्छा खासा टाइम मिलता है। पहले की तरह नहीं है कि 100 क्वेश्चन आ रहे मैथ के, 200 इंग्लिश के आ रहे और प्री में भी आपके नंबर जुड़ रहे हैं, तो आपको ज्यादा से ज्यादा नंबर स्कोर करना होता था, वहां आपको अच्छा टाइम मैनेजमेंट करना होता था, इसलिए मॉक टेस्ट की ज्यादा जरूरत पड़ती थी। अब इतनी नहीं पड़ती, अब आपकी नॉलेज देखी जाती है कि आपकी नॉलेज कितनी है। मेथ्स में आपकी नॉलेज ये है क्योंकि आपके पास इंग्लिश और जीके के लिए आपके पास समय काफी है, तो उसमें आपकी नॉलेज वर्क करेगी कि हाँ आपकी नॉलेज कितनी ज्यादा है, कि आप कितने ज्यादा सिलेबस को कवर करके आए हुए हैं। और बाकी भले ही मैंने फुल लेंथ मॉक टेस्ट कम दिए हैं, लेकिन मैंने शॉर्ट यानी मैंने सेक्शनल क्विजेस बहुत दिए हैं, बथेरी सेक्शनल क्विजेस दिए हैं। इन्हीं पर मेरा ज्यादा फोकस रहता था और इन्हीं में मैं अपना टाइम मैनेज करने की कोशिश करता था, जिससे मेरा अच्छा सा पेपर जाता था। ठीक है, सेक्शनल क्विज मैंने ज्यादा दिए, ये मैंने मॉक टेस्ट जितने दिए मैंने आपको बता दिया। और आप इस चीज को अप्लाई ना करें, क्योंकि जो तरीका मेरे लिए वर्क किया जरूरी नहीं वो हर किसी के लिए करे। बाकी जो आइडियल तरीका होता है करने का वो मैंने आपको यहाँ पर समझा ही दिया है। ठीक है ना, तो ये वीडियो आपके लिए काफी फायदेमंद होने वाला है एग्जाम से पहले। बाकी जो कॉमन एरर्स हैं मैंने सारी आपके सामने डिस्कस कर दी है पहली 2 स्लाइडों में ही। जो कि सबसे बड़ी एरर होती है वो यही होती है कि आप एनालिसिस नहीं करते, जिसकी वजह से आपके नंबर नहीं बढ़ते।
और आपकी हमेशा शिकायत रहती है कि मेरे नंबर ही नहीं आते। नंबर इसलिए नहीं आते कि आप एनालिसिस नहीं करते, आप अपनी गलतियों को नहीं देखते, ठीक है ना। तो ये था आपके सामने वीडियो आज का हाउ टू मॉक टेस्ट। बाकी अगर वीडियो आपको पसंद आए, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। काफी मेहनत से आपके लिए वीडियो बनाए जाते हैं और एक ऑथेंटिक एक रियल वीडियोस आपके लिए बनाए जाते हैं, ये नहीं कि आपके सामने बिल्कुल हवा बना दी गई। इसलिए मेरे वीडियो थोड़े से लंबे रहते हैं, क्यों, मैं चाहता हूं कि आपको पूरा अच्छे से समझाऊं। ये नहीं 15-20 मिनट में आके मैंने आपको सारा उल्टा सीधा दही खिचड़ी पका के दे दी, आप खुद ही कर लो जो करना है। नहीं, सारी चीजें अच्छे से बताई गई ताकि जो बच्चा भी अगर देख रहा है, जो नया नया है, उसको भी अच्छे से समझ में आए, ठीक है। तो ये व्हाट्सअप आप ज्वाइन कर सकते हैं, ये इंस्टाग्राम ज्वाइन कर सकते हैं, ये आप टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं, सारे लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। और बाकी हमारे एकेडमिक्स वाला चैनल है जो कि 10th-12th के बच्चों के लिए है। आपका अगर कोई छोटा भाई बहन पढ़ रहा हो तो वो इसको ज्वाइन कर सकता है। फिजिक्स, साइंस, मैथ, इंग्लिश सारी क्लासेस यहाँ पर चल रही हैं, ठीक है। बाकी मैं तो आपके साथ हर वक्त खड़ा हूँ हर चीज के लिए। तो वीडियो अगर पसंद है, वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें।